हम इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन में हम उत्तर मध्य का जो भारत के उत्तर मध्य का पठार के बारे में हम रिवीजन करेंगे इसके बारे में। जैसे कि यह भारतीय प्रायद्वीप के जो भारत के जो उत्तर मध्य का पठार जो है ये भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है और विभिन्न कालखंडों के पठारों एवं नदी या घाटियों से ये युक्त है। और भौगोलिक प्रदेश मैंने ये जो प्रदेश है भौगोलिक प्रदेश भारत के ये भारत के प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है और विभिन्न कालखंडों के पठारों एवं नदी या घाटियाँ भी युक्त है इसमें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थितियाँ हैं। जैसे कि बुंदेलखंड की पठार, तो बुंदेलखंड की पठार के बारे में अगर हम देखें तो यह आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। जो बुंदेलखंड की पठारें हैं वे आर्कियन ग्रेनाइटिक चट्टानों से निर्मित है। यह एक अर्ध शुष्क पठार है और केन बेतवा जैसी नदियाँ जो हैं, केन बेतवा जैसी एक नदी है, केन नदी और बेतवा नदी है, तो ये केन नदी और बेतवा नदियों जैसी इस पठार से अपवाहित होती है और जिनमें भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना स्थापित की गई। जो केन बेतवा नदी है यहाँ पर ये बुंदेलखंड में इस पठार में अपवाहित होती है और इसमें ही भारत के प्रथम नदी जोड़ो परियोजना स्थापित की गई थी। और लाल पीली मिट्टी से युक्त ये जो बुंदेलखंड की पठार ये लाल पीली मिट्टी से युक्त हैं और इस पठार में मुख्य रूप से मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पशुपालन अन्य आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं यहाँ पर। और यह पठार बुंदेलखंड एवं चंदल राजवंशों की राजधानी भी रहा है, इसलिए ओरछा तथा खजुराहो जैसी ऐतिहासिक महत्व के नगर भी अवस्थित है ये बुंदेलखंड और यह एक पिछड़ी पठारी क्षेत्र भी है। उसके बाद बहेलखंड की पठार आता है, तो बहेलखंड की पठार में सोना जोहिला जैसी नदियां है। ये नदी है, नदियों के नाम है सोन नदी और जोहिला। तो सोन एवं जोहिला, सोन से जोहिला जैसी नदियों से द्वारा अपवाहित यह भारत का तीसरा सर्वाधिक कोयला भंडार वाला क्षेत्र है, जहां सिंगरौली में भारत के सबसे मोटे सन स्तर वाली कोयले की खान अवस्थित है। और इसके अलावा कुमेरिया अनुपरूप आदि से भी प्रचुर मात्रा में कोयले उत्पादित किए जाते हैं। और सोने की सहायिका जो सोन नदी है उसकी सहायक नदियाँ रिहंद भ्रंश घाटी, इसकी सहायिका रिहंद भ्रंश घाटी उत्तरी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और जहाँ अंबिकापुर के विभिन्न खानों से कोयले उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद बहेलखंड का पश्चिमी हिस्सा, जो बहेलखंड का पश्चिमी हिस्सा है ये रिवापाना का पठार कहलाता है और चूना पत्थर, गोलामाइट एवं मक्साइड भंडार से युक्त है। और इस पठार में कई सीमेंट उद्योग भी अवस्थित है जिनके लिए चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कैमूर एवं सोनपार पहाड़ियों से प्राप्ति की जाती है चूना पत्थर की। उसके बाद विंध्य श्रेणी आती है। विंध्य श्रेणी के बारे में देखें तो ये विंध्य भूसन्नति के अवसादों से निर्मित बलित पर्वत श्रेणी है और यह मरवार पठार से लेकर बिहार के रोहतास पठार तक अर्धचंद्राकार जैसी रूप में अवस्थित है। और यह एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है जिसे भारत की महान प्रणत रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस श्रेणी में चचाई से बिहर नदी और पूर्वा से रमश नदी पर है पूर्वा। उसके बाद केवटी महानदी पर है और जैसे जल प्रपात अवस्थित है। जैसे कि ये जो विंध्य श्रेणी है ये भूसन्नति के अवसादों से, विंध्य जो पर्वत है उसके भूसन्नति के अवसादों से निर्मित ये बलित पर्वत श्रेणी है। और यह मरवार पठार के से लेकर बिहार के रोहतास पठार तक अर्धचंद्र का माने आधे चंद्र के आकार जैसे रूप में अवस्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है जिसे भारत के महान प्रपात प्रणत रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस श्रेणी में जो चचाई बिहर नदी पर है, पूर्वा रमश नदी और केवटी महानदी पर है जैसे कि जलप्रपात अवस्थित है यहाँ पर ये सब। और यह सभी जलप्रपात निक पॉइंट जलप्रपात के ये सब उदाहरण हैं। उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी आती है। तो सतपुड़ा श्रेणी में
7 पहाड़ियों का समूह है का जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसे 7 पहाड़ियों का समूह माना जाता है। ये 7 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसे सतपुड़ा भी कहा जाता है। यह अरावली के समतुल्य प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित होने के कारण यह ब्लॉक माउंटेन का भी कहलाता है, यानी भ्रंश पर्वत भी कहलाता है। और यह पर्वत यह संपूर्ण भ्रंश यह श्रेणी, जो संपूर्ण श्रेणी है सागौन एवं साल के वनों से ढकी हुई है, और इस श्रेणी में दुनिया के सर्वोत्तम गुणवत्ता का सागौन भी प्राप्त होता है यहाँ सतपुड़ा श्रेणी में। और बोरी घाटी सागौन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसके समीप पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन भी है। और महादेव पहाड़ी पर अवस्थित बालाघाट जिले की मलाज खंड भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। जो बालाघाट जिले में की अवस्थित एक मलाज खंड है, वो भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। और बालाघाट भंडार पेटी से मैग्नीज की उत्पादन किया जाता है। यहाँ अवस्थित भावेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज मंडी है। उसके बाद सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक पठार है। यह नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी आदि के उद्गम के कारण अरीय अपवाह का उत्तम उदाहरण कहलाता है। और यह एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व एवं तीर्थ स्थल भी है। और सतपुड़ा की गाविलगढ़ श्रेणी में, जो सतपुड़ा की गाविलगढ़ श्रेणी है उसमें अवस्थित पेंच एवं कान्हन घाटियाँ महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व के लिए है। वहाँ पर महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है, और इन घाटियों से कोयला का भी उत्पादन किया जाता है। सतपुड़ा में अवस्थित एकमात्र दर्रे हैं जिनका नाम है नेपा नगर, पासी में है, सतपुड़ा के पास ही, और इससे होकर इंदौर से मुंबई रेल मार्ग एवं गुजरती है। और राजमार्ग गुजरात भी है, राजमार्ग भी गुजरता है। और नेपा नगर भारत में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो नेपा नगर है, अखबार के लिए जो कागज का उपयोग किया जाता है, सबसे बड़ा ये उत्पादक है, यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक होता है। उसके बाद सतपुड़ा गुजरात में राजपीपला के नाम से भी जाना जाता है। जो सतपुड़ा है वो गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है, तथा छत्तीसगढ़ सीमा पर मेकाल श्रेणी भी कहलाता है सतपुड़ा। उसके बाद मलवा पठार आता है। तो मलवा के पठार देखें तो ये दक्कन पठार का उत्तरी विस्तार पटल काली का पासी लावा मिट्टी से युक्त मध्य प्रदेश का खाद्यान्न भंडार है, जिसका जल चंबल नदी तंत्र द्वारा अपवहित होता है। और इस पठार में मिनी मुंबई से मशहूर इंदौर नगर, स्पूतों की नगरी सांची और महलों का नगर मांडू, और उसके बाद पीतमपुर आदि अवस्थित है यहाँ पर। उसके बाद पीतमपुर भारत में मोटर वाहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद चंबल नदी आती है। चंबल नदी जो है ये विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना में जल विसर्जित करती है। अब इसकी मुख्य सहायिका नदियाँ है, सिंधु नदी है, क्षिप्रा है, काली नदी सिंध है, और काली सिंध है। उसके बाद परवर्ती बनास आदि नदियां हैं। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत गांधी सागर बांध बनाया गया मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बना, जवाहर सागर, कोटा बैराज आदि अवस्थित ये सब हैं बांध। उसके बाद चंबल, केन, सोन नदी जैसे नदियां घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण के लिए ये जानी जाती है। उसके बाद नर्मदा नदी आती है। नर्मदा नदी के बारे में देखें तो नर्मदा एवं जो ताप्ती नदी है प्रायद्वीप के ढाल के विपरीत भ्रंश घाटियों में अपवहित होती है। अब भारत की सबसे बड़ी पश्चिमवर्ती नदियां हैं ये दोनों, नर्मदा और ताप्ती नदी। और उसके बाद अन्य भ्रंश घाटियों के विपरीत नर्मदा एवं ताप्ती नदी ये भ्रंश में कोयले की अनुपस्थिति के कारण इनके उत्पत्ति कालखंड के नवीनता है। और यह हिमालय उत्पत्ति के समय निर्मित भ्रंश घाटियां हैं, जबकि कोयला गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और नर्मदा मध्य प्रदेश की
जीवन धारा भी कहलाती है। अमरकंटक पठार से निकलकर सतपुरा एवं विंध्य के मध्य प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में भरूच नगर के समीप जल विसर्जित भी करती है। इस नदी पर दुग्धधारा, गौतम धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात के साथ साथ जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थान पर संगमरमरी चट्टानों के मध्य प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात यहाँ बनाती है, जलप्रपात है नर्मदा के। और इसके अलावा इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध तथा अवंतीबाई बांध, सागर बांध जो है और नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना के ये सब अंग हैं। ताप्ती नदी में देखें तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में अपवाहित भारत की दूसरी पश्चिमवर्ती नदी सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम मुलताई पहाड़ी से होता है तथा सूरत नगर के समीप खंबात खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जिसकी सहायिका है पूर्वा एवं पांझरा है और तथा इस पर गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर अकाई बांध उपस्थित है। उसके बाद हम अरावली के बारे में विस्तार से देखें तो अरावली एक पूरा इसकी वर्ष माना जाता है 2.2 से 2.1 अरब वर्ष पुराना अरावली के पर्वतों को माना जाता है कि अरावली इतनी वर्ष पुरानी है और ये संसार की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। और उसके बाद प्रीकैम्ब्रियन कालखंड में प्रीकैम्ब्रियन पीरियड में भारतीय प्रायद्वीप एवं अफ्रीका के मध्य उपस्थित अरावली भूसन्नति के अवसादों के वलन से अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति काल में इसका विस्तार लक्षद्वीप से लेकर अंबाला कटक तक था, परंतु दीर्घकालिक अपर्दन प्रक्रिया से आज यह श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली कटक यानी दिल्ली रीज तक प्राप्त होती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसके समीप अवस्थित माउंट अबू पहाड़ी पर स्थित नकी झील है, क्रेटर झील का उदाहरण है और अरावली एक महत्वपूर्ण जल विभाजक एवं जल स्रोत भी है। उसके बाद अरावली के कालखंड में देखें तो हिमालय से भी अधिक थी, इसके कालखंड माना जाता है हिमालय से भी अधिक थी, परंतु दीर्घकालिक अपर्दन प्रक्रिया के कारण आज अरावली विखंडित हो गई। मैंने कहा जाता है कि हिमालय से भी ज़्यादा इसका विस्तार ज़्यादा था। कालखंड तो देख लीजिए 2.9 से 2.1 अरब वर्ष पुराना है ये। इससे की विस्तार के कहा जाता है कि हिमालय से भी अधिक माने ज़्यादा विस्तार था, लेकिन दीर्घकालिक अपर्दन प्रक्रिया के कारण आज अरावली विखंडित मोनाडनॉक की भांति दिखाई देती है तथा सतह पर इसके कोण में उपस्थित बाथलिथ की चट्टानें दिखाई भी देने लगती है और यह विभिन्न चट्टानें विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक चट्टानों से युक्त है। जैसे कि मकराना भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सर्वाधिक संगमरमर उत्पादक है और तांबे की प्राप्ति खितरी से सिंघारा एवं खो और दरीबा पेटियों से होती है और एक झुंझुनू जिले में से दूसरी अवल से होती है और जयपुर से लेकर उदयपुर के मध्य पूर्वी पेटी से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है और राजस्थान में भीलवाड़ा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है ये और यहाँ गुचा की खाने उत्तम गुणवत्ता के अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर के समीप जवारा या जवाब एक देवारी के खानों से चांदी, सीसा, जस्ता, जिंक का उत्पादन किया जाता है और जो मोनोडनोक के अपर्दन चक्र की अंतिम निशानी होती है, जो कि नुकुली पठार जो हम अभी देखे थे इसके विस्तार में कि कैसे ये दीर्घकालिक अपर्दन के प्रक्रिया से विखंडित हो गई थी और अब मोनोडनॉक की भांति दिखाई देती है। तो ये मोनोडनॉक जो है ये अपर्दन चक्र की अंतिम प्रक्रिया की निशानी होती है, जो कि नुकीली कठोर चट्टानों के रूप में प्राप्त होती है और तथा समीपवर्ती भागों में अपर्दित अवसादों के जमाव से निर्मित मैदान संप्राय मैदान भी कहलाते हैं ये। उसके बाद सतपुरा श्रेणी देखें, ये गुजरात में है। साबरमती, माही, नर्मदा एवं ताप्ती इसकी यहाँ की नदियाँ हैं। तो सतपुरा में सबसे पहले कक्ष का रण देखते हैं तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह अथार मरुस्थल का दक्षिण विस्तार मरुस्थल है।
जो ये कच्छ का रण है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह जो क्षेत्र है थार मरुस्थल का दक्षिण विस्तार मरुस्थल है और सागरीय जल डूबा होने के कारण यह भारत का सबसे बड़ा लवणीय दलदल है और यहाँ लूनी नदी जल विसर्जित करती है और इस दलदलीय भाग में पश्चिम बेला हवादीर तथा भूज जैसे द्वीप अवस्थित भी हैं। यहाँ पर यह दलदलीय मैदान भारत में जंगली गधों की एकमात्र शरण स्थलीय भी है, जंगली गधों का, जिसके संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित भी किया गया है। यहाँ इसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, फिर भी इसकी संख्या में हो रही गिरावट पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चिंता का विषय बना हुआ है। और यह रण प्रदेश भूकंप जोन 5 में अवस्थित है। यहाँ अवस्थित शर क्रीक एवं नुकोरी क्रीक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित है। जो ये कच्छ का रण है, यहाँ पर ये भूकंप का 5वां जोन अवस्थित है और यहाँ अवस्थित जो शर क्रीक और कोरी क्रीक है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है ये दोनों। उसके बाद कठिवारा प्रायद्वीप देखें, इसी में सतपुरा श्रेणी में ही, तो इसमें कठवारा प्रायद्वीप देखें तो कच्छ खाड़ी एवं खंबात खाड़ी के मध्य अवस्थित यह प्रायद्वीप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। जो ये कठिवारा प्रायद्वीप है, कच्छ खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी के मध्य अवस्थित यह प्रायद्वीप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है और जिसके ऊपर दक्कन पठार का लावा विस्तार भी पाया जाता है। और इस प्रायद्वीप के मध्य में अवस्थित गिरी और गिरिनार मांडव तथा बरदा पहाड़ियाँ अवस्थित, जो गिरी पहाड़ियाँ है, गिरिनाद पहाड़ियाँ है, मांडव पहाड़ियाँ तथा बरदा जो पहाड़ियाँ यहाँ अवस्थित हैं और जहाँ एशियाटिक लायन यानी बब्बर शेर के संरक्षण के लिए गिरी नेशनल पार्क स्थापित भी यहाँ किए गए हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्तमान में इस नेशनल पार्क की वहन क्षमता लगभग समाप्ति की ओर है और इसलिए कुछ शेरों को उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी एवं मध्य प्रदेश के पालकोनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। और यह प्रायद्वीप कपास, गन्ना, मूंगफली, चना, पत्थर का महत्वपूर्ण उत्पादक रहा है, जहाँ राजकोट, जूनागढ़ जैसे महत्वपूर्ण नगर अवस्थित भी हैं यहाँ पर। और उसके बाद भावनगर के समीप लंग एवं साचना जहाज भंजन कार्य के लिए जाने जाते हैं। और सोमनाथ, द्वारिका, पोरबंदर, उसके बाद मत्स्य उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, जो ये सोमनाथ, द्वारिका और पोरबंदर है, मत्स्य उत्पादन, सीमेंट उत्पादन के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्यटन का भी केंद्र ये रहा है। और ओखा तट पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार प्राप्त भी होता है यहाँ पर। और सिक्का एवं सलाया सीमेंट उत्पादन एवं निर्यात दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जामनगर तेल शोधनशाला निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की जिसके समीप पेट्रो रसायन उद्योग का विकास भी हुआ है। उसके बाद कच्छ का खाड़ी आता है। कच्छ के खाड़ी में देखें तो सतपुरा में ही कच्छ के खाड़ी में देखें तो कठिवारा एवं कच्छ के रण के मध्य अवस्थित संकीर्ण एवं छिछली खाड़ी, जहाँ प्रचुर मात्रा में परवाल भितियाँ पाई जाती हैं, जिनके संरक्षण हेतु इससे कच्छ की खाड़ी या मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है और जिसे या राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये घोषित किया गया है। और इसके तट पर अवस्थित कांडला राष्ट्रीय बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है और जिसका नामकरण दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और इस तट पर अवस्थित मांडवी एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम टर्मिनल है और तथा जो मुंद्रा में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित भी किया गया है। उसके बाद गुजरात के मैदान देखें सतपुरा में ही सागरमती, माही, ताप्ती एवं नर्मदा नदी द्वारा अपवहित काली कपासी मिट्टी से युक्त कपास, गन्ना, मूंगफली एवं तंबाकू का उत्पादन होता है। यह मैदान पेट्रोलियम निक्षेप से युक्त है और यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन 3 महत्वपूर्ण पेटियों में किया जाता है, जैसे अकलेश्वर, बड़ोदरा, खंबात, लुनेच और ककोल, महेसाणा। और इनमें से अंकलेश्वर
कंकर पेटी के महत्ता को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे वसुधारा तेल क्षेत्र से संबोधित किया और नर्मदा के मुहाने पर अवस्थित भरूच के समीप हजीरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस टर्मिनल है और जहां से भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा जो मध्य प्रदेश में है, बीजापुर उसका जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में, ये सब वहां से गुजरती है पाइपलाइन। और ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित सूरत भारत में हीरा काटने एवं तराशने का सबसे बड़ा केंद्र है और साथ ही साड़ियों का महत्वपूर्ण उत्पादक भी है। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद वर्तमान में मुंबई का सूती वस्त्र उद्योग अनुकूल दशाओं का कारण अहमदाबाद की ओर स्थानांतरित होने लगी है और सूती वस्त्र उद्योग की संख्या के कारण ही इसे बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जबकि मुंबई आज भी सूती वस्त्र राजधानी भी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं दक्कन ट्रेप एवं दक्कन पठार के बारे में, जो महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रेप और दक्कन पठार के बारे में देखें विस्तार से। ट्रेप शब्द का अर्थ है बेसाल्टिक लावा का परतदार जमाव, जबकि जो ट्रेप शब्द है उसका अर्थ होता है बेसाल्टिक लावा का परतदार जमाव, जबकि दक्कन शब्द का अर्थ होता है दक्षिणी अर्थात दक्षिण में लावा जमाव से निर्मित पठार ही दक्कन पठार कहलाता है। इसकी उत्पत्ति एक क्रिटेशियस कालखंड यानी क्रिटेशियस पीरियड में भारतीय प्रायद्वीप के रियूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरने से दरारी उद्भेदन के रूप में हुई थी और यह पठार बेसाल्ट से निर्मित होने के कारण काली कपासी मिट्टी से युक्त है, जिसे स्थानीय बोलचाल में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और यह मृदा नमी को सोख कर फूल जाती है, जबकि सूखने पर दरारे के साथ बिखर भी जाती है और इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार दक्कन पठार के साथ साथ मलवा पठार, कठियावाड़, तेलंगाना एवं उत्तरी कर्नाटक तक प्राप्त होते हैं और वर्तमान में इस पठार में प्रवाहित नदियों ने इसे अपरदित कर गहरी नदी घाटियां बनाती है और घाटियों से बचे हुए भाग कटक के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोकांग तट देखें। इसी में कोकांग तट देखें तो कोकांग जो तट है वो ताप्ती के मुहाने से लेकर मांडवी एवं जुबानी नदियों के मुहाने तक विस्तृत है। जो कोकांग तट है ताप्ती के मुहाने से लेकर मांडवी एवं जुबानी नदियों के मुहाने तक विस्तृत है, यानी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा भी प्राप्त होती है और संकीर्ण तटीय मैदान है जहाँ अपवाहित होने वाली एक अन्य मुख्य नदी जिसका उल्हास नाम है, ये यहाँ नदियाँ है प्रमुख नदी। यहाँ चावल, नारियल, आम, चेरी एवं काजू का उत्पादन भी होता है। इस तटीय मैदान में मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी एवं तारापुर जैसे नगर भी अवस्थित हैं और तारापुर में भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी किया गया है और मुंबई के समीप बसई के एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम टर्मिनल है और मुंबई 7 द्वीपों का अवस्थित भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी है, जिसके तट पर एलिफेंटा एवं बच्चूर द्वीप अवस्थित है और अलीबाग एवं रत्नागिरी शायद रत्नागिरी मत्स्य के महत्वपूर्ण उत्पादन एवं निर्यात भी है और गोवा एक स्वायत्त राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन के साथ साथ लौह अयस्क एवं काजू निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान भी है और यहाँ मांडवी तथा जुआरी जैसी नदियाँ अपवहित भी होती है। जुआरी के मुहाने पर राष्ट्रीय बंदरगाह मरमागांव अवस्थित भी है और यह संपूर्ण प्रदेश कोंकणी संस्कृति का भी केंद्र रहा है। उसके बाद मराठावाड़ा के बारे में देखें तो दक्कन पठार का केंद्रीय भाग, ये सब हम देख रहे थे। यही क्या है
दक्कन ट्रेप और दक्कन पठार के ही बारे में देख रहे हैं। उसी में कोंकण तट देखें, अब उसमें हम मराठावाड़ा के बारे में देखें। तो दक्कन पठार का केंद्रीय भाग भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली कपासी मिट्टी से युक्त होने के कारण गन्ने के अलावा कपास, ज्वार, मूंगफली आदि के उत्पादन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मराठावाड़ा। और उसके बाद इस पठार में औद्योगिक नगर औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर आदि अवस्थित है। और कोल्हापुर सूती वस्त्र के साथ साथ लेदर प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है कोल्हापुर। जबकि सोलापुर एवं जो सांगली है, ये सोलापुर और सांगली जो है सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद महाबलेश्वर एवं नासिक महत्वपूर्ण संस्कृति के ये नगर है। और नासिक मुंबई से थाल घाट दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है तथा मुंबई पुणे से भोर घाट दर्रे द्वारा जुड़ा है। और इस पठार का जल मुख्य रूप से गोदावरी एवं कृष्णा नदी तंत्र द्वारा अपवहित भी होते हैं। उसके बाद विदर्भ के बारे में देखें तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में अवस्थित काली कपासी मिट्टी से युक्त पठारी भाग, जहां कपास, संतरा, कोयला उत्पादित किए जाते हैं विदर्भ में। यहाँ विदर्भ में क्या है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में अवस्थित है। और यहाँ काली कपासी मिट्टी भी युक्त है, ये प्रचुर मात्रा में है। और यहाँ कपास, संतरा, कोयला उत्पादन भी किए जाते हैं। और भूसावल केले जो यहाँ के विदर्भ में भूसावल एक है, तो भूसावल में ही केले के उत्पादन के लिए यवतमाल एवं चंद्रपुर जिले कोयले के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और वर्धा कोयले के लिए जाने जाते हैं। और वर्धा से नागपुर, भंडारा पेटी संतरे जो वर्धा है, वर्धा से नागपुर भंडारा पेटी से संतरे के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। बालाघाट जो है भंडारा पेटी में अवस्थित रामटेक एवं भारवेली मैग्नीज उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। बुल्दाना जिले से अवस्थित लुनार झील एक क्रेटल झील का उदाहरण है, जहां पर उल्कापात की घटना घटित हुई थी और इसलिए इसे उल्कापात निर्मित झील भी कहा जाता है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा एवं बूढ़ी गंगा गोदावरी के बारे में अगर हम देखें, अब गोदावरी के बारे में देखें तो गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा एवं बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है और तथा यह बंगाल की खाड़ी में कृष्णा के साथ संयुक्त रूप से भारत का दूसरे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी उत्तरी सहायक नदियां क्रमशः पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वर्धा है, उसके बाद वेनगंगा, ये सब नदियां हैं। और इसकी संयुक्त धारा प्रवाहित होती है इंद्रावती, साबरमती तथा सिलेरू के साथ साथ मंजरा है। और मंजरा पर प्रसिद्ध निजाम सागर बांध अवस्थित भी किए गए। जो मंजरा नदी है वहां पर प्रसिद्ध निजाम सागर बांध अवस्थित भी किए गए। गोदावरी की निचली घाटी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, इसलिए महाराष्ट्र के विदर्भ एवं तेलंगाना से कोयले का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि यवतमाल और चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में है, और सिंगरेनी, रामागुंडम और उसके बाद बरांगल, करीमनगर, ये सब तेलंगाना से उत्पादित यहाँ होते हैं। और सिंगरैली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, जिसे पावर हाउस ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित कोलेरू झील पहले खारे पानी की झील थी, परंतु अब डेल्टा के विस्तार होने के कारण यह मीठे पानी की झील हो गई है और वर्तमान में इसे आर्द्र भूमि में शामिल भी कर लिया गया है। और कृष्णा नदी के बारे में देखें तो कृष्णा नदी के बारे में देखें तो प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर पहाड़ी में अवस्थित है और यहाँ कृष्ण कुंड से होती है, यहाँ गुजरती है। और उद्गम है कृष्ण कुंड से। और यह उद्गम इसका बंगाल खाड़ी में गोदावरी के साथ संयुक्त डेल्टा भी बनाती है।
और यह जल विसर्जित भी करती है। इसकी उत्तरी सहायकी नदियाँ कोयना नदी है, भीमा है तथा मूसी आदि ये सब नदियाँ हैं। दक्षिणी सहायक इसकी नदियाँ पंचगंगा, दूधी गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा तथा तुंगभद्रा हैं। और कृष्णा तट पर प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध भी अवस्थित है कृष्णा तट पे। उसके बाद तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में देखें तो इन दोनों के बारे में, तो यह भौगोलिक प्रदेश 3 उपखंडों में विभाजित है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश 3 खंडों में विभाजित है। जैसे पहला है तेलंगाना, दूसरा रायलसीमा और तीसरा है आंध्र तट। तेलंगाना एक स्वतंत्र राज्य है, जबकि रायलसीमा एवं आंध्र तट संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश के अंग ही हैं। तेलंगाना के बारे में देखें तो यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित पठारी क्षेत्र है और जिसके ऊपरी सतह पर दक्कन लावा का विस्तार भी पाया जाता है। जलवायु की दृष्टि से यह एक अर्ध शुष्क पठार है और जहाँ उष्णकटिबंधीय सवाना घास भी पाई जाती है तेलंगाना में। और पशुपालन जैसी मुख्य आर्थिक क्रियाएं से युक्त है ये। और इस पठार में नदी घाटी क्षेत्र से चावल का उत्पादन भी किया जाता है तथा काली कपासी मिट्टी इस क्षेत्र में यहाँ काली कपासी मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ कपास एवं गन्ने का भी उत्पादन होता है। और गोदावरी भ्रंश घाटी यहाँ कोयला भंडार से युक्त है। और इस पठार का मुख्य नगर हैदराबाद मूसी नदी तट पर अवस्थित है, जिसका जुड़वा नगर सिकंदराबाद हुसैन सागर झील पर द्वारा पृथक है। उसके बाद रायलसीमा आता है, तो कृष्णा नदी से दक्षिणी भाग में अवस्थित है। जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिणी भाग में रायलसीमा अवस्थित है। और वृष्टि छाया सूखा प्रभावित है और पठारी क्षेत्र जिसकी पूर्वोत्तर सीमा पूर्वी घाट द्वारा तथा पश्चिमी सीमा कर्नाटक पठार द्वारा निर्धारित भी होती है। और इसका जल पल्लेरू एवं पापनागनी जैसी नदियों द्वारा अपवहित भी होती है। और यह पठार भारत में खाद्यान्न तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र भी है। और यहाँ अनंतपुर जिले की रामगिरी पहाड़ी से यहाँ अनंतपुर जिले की रामगिरी पहाड़ी से सोने का उत्पादन भी किया जाता है। और कोडप्पा जिले द्वारा लोह अयस्क उत्पादित किया जाता है। ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, बालू का पत्थर आदि का उत्पादन भी किया जाता है। और इस जिले के थुमानपल्ली नामक स्थान से यूरेनियम का भी उत्पादन किया जाता है। चित्तूर जिला अंगूर एवं आम का भी उत्पादक है चित्तूर जिला। और जिसकी तिरुमाला पहाड़ी पर प्रसिद्ध तिरुपति धाम भी अवस्थित है। और यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की आराधना की जाती है। और उसके बाद कुरलूर खाद्य तेलों का उत्पादन एवं घरेलू निर्यातक है। उसके बाद आंध्र तट के बारे में देखें तो उत्तर में बंसधारा नदी से दक्षिण में पुलकट झील तक अवस्थित है, जो कि आंतरिक पठारी क्षेत्र से क्रमशः उत्तरी सरकार नालमाला और बेलीकोंडा एवं पालकोंडा जैसी श्रेणियों से पृथक है। और इस तट पर कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा अवस्थित है, जिसके मुहाने पर ककीनारा के समीप रावा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी होता है। और उसके बाद रिलायंस ऊर्जा द्वारा भी यहाँ प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मछलीपट्टनम मत्स्य उत्पादन के साथ साथ नमक का भी महत्वपूर्ण उत्पादक है मछलीपट्टनम। और कृष्णा डेल्टा के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित कोरिंगा की खाड़ी मोती उत्पादन के लिए जानी जाती है। और नीलोर भारत में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक है नीलोर। और जिसे भारत की झींगा राजधानी भी कहा जाता है नीलोर को। और पुलिकट झील एक लेगून झील है जिसे आर्द्रभूमि में सम्मिलित भी किया गया है। इसके मुहाने पर अवस्थित श्रीहरिकोटा द्वीप से उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया जाता है हरिकोटा से। और इस तट पर अवस्थित एकमात्र बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और यहाँ विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है, जो कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान से सुरक्षित भी रहा है ये। और इस तट में विशाखापट्टनम से नीलोर की मध्य की पेटी में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की प्राप्ति होती है। और नीलोर भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक है।
कर्नाटक के बारे में देखें तो कर्नाटक भूभौतिक दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित है, कनारा तट और मलनाड और मैदान। तो कर्नाटक में कनारा तट पर सबसे पहले इसके देखें तो उत्तरी भाग में काली नदी से लेकर दक्षिण भाग में मंगलुरु बंदरगाह तक, या गोवा के मरमंगवा गांव से कर्नाटक के मंगलूर तक अत्यंत संकीर्ण नदी द्वारा अपरदित सागरीय तरंगों के प्रभाव से कटा फटा तटीय मैदान है, जो कि लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। और लेटेराइट मिट्टी निक्षेप से युक्त इस तटीय मैदान में काली नदी, शरावती नदी, नेत्रवती जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी प्रवाहित होती हैं। और शरावती पर अवस्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो जोग जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक में ये है, कनारा तट पे। और यह तट चावल, मछली, काजू, नारियल और सुपारी तथा विभिन्न प्रकार के गरम मसालों के उत्पादक भी रहा है। इसके उत्तरी भाग में अवस्थित करवार नगर में भारतीय नौसेना द्वारा नुसीवर्ड प्रोजेक्ट यानी समुद्री चिड़िया प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। और दक्षिणी भाग में अवस्थित मंगलोर बंदरगाह पिंजन रॉक द्वीप द्वारा सुरक्षित होने के कारण एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। उसके बाद कर्नाटक में मलनाड, इसके देखें मलनाड के बारे में, मलनाड क्षेत्र के बारे में। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट एवं इससे संलग्न पठारी भागों को मलनाड कहा जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है और सघन सदाबहार वनस्पति से आच्छादित भी है। यह पर्वतीय क्षेत्र कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी से उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क एवं मैग्नीज उत्पादन होते हैं। और वर्तमान में बाबा बुदन एवं समीप ढाल प्रदेशों से भारत की सर्वाधिक कॉफी उत्पादित भी की जाती है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक के मैदानों के बारे में देखें तो मलनाड से पूर्वी भाग में अवस्थित प्राचीनतम चट्टाने निर्मित पठारी भाग नदियों के अपरदन से समतल दिखाई देते हैं और इसलिए इसे मैदान कहते हैं। इसके उत्तरी भाग में तुंगभद्रा नदी एवं दक्षिणी भाग में कावेरी नदी तंत्र का अपवाह प्रक्रिया है। और यह पठारी क्षेत्र भारत में चंदन एवं शहतूती रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस पठार के पूर्वी भाग में अवस्थित कोलार की चैंपियन एवं ऑर्गेन की चट्टानों से सोने का उत्पादन किया जाता है। और कोलार भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान है। और चित्रदुर्ग से लेकर बुलारी एवं हॉस्पेट के मध्य सुंदर श्रेणी में उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क एवं मैग्नीज उत्पादित भी किए जाते हैं। और कर्नाटक का यह पठारी क्षेत्र रागी एवं सूर्यमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सूर्यमुखी जो फूल सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक का यह पठारी जो क्षेत्र है रागी और सूर्यमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और जबकि रायचूर दुआब से कपास एवं गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद मालाबार तट आता है। तो मालाबार तट के बारे में देखें, भारत के मालाबार तट के बारे में ये देखें तो ये मंगलूर से कुमारी अंतरीप के मध्य अवस्थित है। न्यू चैप्टर है मालाबार तट। तो इसके बारे में देखें तो ये मंगलूर से कुमारी अंतरीप तक अवस्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे लंबा और चौड़ा तटीय मैदान जिसका निर्माण सागर के पीछे हटने से प्राप्त भूमि से हुआ है। मालाबार तट का निर्माण अर्थात यह उम्मजीत तट का उदाहरण है और इसलिए यहाँ सागरीय तरंगों के निक्षेप के साक्ष्य भी मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यह तट अत्यधिक आर्थिक महत्व का है, जिसकी अवस्थिति केरल राज्य में पड़ती है। और चावल, काजू, नारियल, रबर, आम तथा विभिन्न प्रकार के गरम मसालों का उत्पादक भी है। और यह तट भारत में सागरीय मछलियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें उत्तर से दक्षिण तक आर्थिक महत्व का नगर कोझिकोड है, अर्नाकुलर, कोचीन एवं त्रिवेंद्रम आदि अवस्थित है ये नगर। और उसके बाद आलाप्पुझा है जिसे अल्पिको भी कहते हैं, उसके भारत का वेश्यन यानी इटली में
बेनिस, भारत का बेनिस, ये जो बेनिस है इटली का एक नगर है बेनिस, इसलिए इसको भारत का बेनिस कहा जाता है, इसकी ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से। और उसके बाद कोलम नारियल के रेशे से निर्मित वस्तुओं का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। त्रिवेंद्रम के समीप अवस्थित कोलम के बीच महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से इस तट पर अवस्थित थंगसेरी एवं बिझंगम तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और यह तट भरत पूछा, कुंती पूछा, पेरियार, उसके बाद इडुक्की एवं मूला पेरियार जैसी नदियों द्वारा अपवाहित है। और यहाँ वेम्बनाड एवं अष्टभुजी जैसी पश्य जल झीलें भी प्राप्त होती हैं, जिसके समीप प्राप्त होने वाली काली मिट्टी को कारी कहते हैं तथा इन झीलों को कयाल कहा जाता है। और यह झील क्षेत्र मत्स्यन के साथ साथ पर्यटन के उद्देश्य से नौकाई के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद वेम्बनाड भारत की सबसे बड़ी पश्य जल झील है, जिसके उत्तरी किनारे पर अवस्थित एर्नाकुलम का अल्वाय नगर केरल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और इसकी अवस्थिति पेरियार नदी तट पर है। और केरल का पूर्वी भाग पश्चिमी घाट से संलग्न है, जहाँ चाय, कॉफी एवं गरम मसालों की रोपण की कृषि की जाती है। और यहाँ अवस्थित मुन्नार एवं थेकरी बेली चाय एवं गरम मसालों के उत्पादन के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद तमिलनाडु के बारे में देखें तो तमिलनाडु भूभौतिक दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित है, तमिलनाडु के पठार और कोरामंडल तट। तो तमिलनाडु का पठार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मध्य वृष्टि छाया में अवस्थित, परंतु दोनों के ही मध्य प्राप्त होने वाली घाटियों एवं दर्रों से प्रवेश करने वाली पवनों द्वारा यह ग्रीष्मकालीन शीतकालीन मानसूनी वर्षा की प्राप्ति करता है। और इस पठार का जल कावेरी वेगई एवं ताम्रपर्णी नदियों द्वारा और ताम्रपर्णी नदियों द्वारा अपवहित किया जाता है। और ताम्रपर्णी भारत की दक्षिणतम नदी है और कावेरी नदी द्वारा अपवहित कोयम्बदूर का पठार चाय, गन्ना, कपास का उत्पादक है। और गन्ने की भारत में सर्वाधिक उत्पादकता कोयम्बटूर के पठार से ही उत्पादन किए जाता है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और वेगई नदी तट पर अवस्थित मदुरई तमिलनाडु का सांस्कृतिक नगर कहलाता है, जहाँ प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। तमिलनाडु पठार के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण पूर्वी घाट की विखंडित पहाड़ियाँ जाबदी, शिवराय आदि नामों से ये जानी जाती है। और शिवराय पहाड़ी उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क बॉक्साइट एवं चूना पत्थर भंडार से युक्त है, जिसके समीप नेवेली के खानों से ग्लेनाइट प्रकार की कोयले का उत्पादन किया जाता है। और स्थानीय लौह अयस्क एवं कोयले आधारित स्टील पॉइंट शिवराय पहाड़ी पर अवस्थित है, सेलम नगर में स्थापित किया गया है। और यह भारत का एकमात्र जंगरोधी इस्पात उत्पादक है। क्या है? नवेली के खानों से लिग्नाइट प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है। और स्थानीय लौह अयस्क एवं कोयले आधारित स्टील प्लांट शिवराय के पहाड़ियों पर अवस्थित सेलम नगर में स्थापित किया गया है। और यह भारत का एकमात्र जंगरोधी इस्पात उत्पादक है ये। उसके बाद कोरोमंडल तट देखा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के बारे में देखें। पठार तो देख लिए, अब कोरोमंडल तट के बारे में देखें तो इसका वास्तविक विस्तार कृष्णा के मुहानों से लेकर कन्याकुमारी तक है, परंतु तमिलनाडु में यह पुलिकट झील से कन्याकुमारी अंतरीप तक प्राप्त होते हैं। और यह भारत का सबसे लंबा एवं सबसे चौड़ा तटीय मैदान है, जो कि लौटते हुए मानसून से शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति करता है। लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ होती है। यह मैदान यानी शीतकालीन वर्षा वाला मैदान शुष्क सदाबहार वनस्पतियों से ढका हुआ है। और यह तट चावल, नारियल, तार का महत्वपूर्ण उत्पादक भी रहा है। इस तट के उत्तरी भाग में चेन्नई और
इंदौर जैसे बंदरगाह, इनोर है कि इंदौर है, इंदौर जैसे बंदरगाह अवस्थित भी हैं इनोर। यह तट उत्तरी भारत में चेन्नई और इनोर जैसे बंदरगाह भी अवस्थित है। यह दोनों ही कृत्रिम बंदरगाह हैं और चेन्नई के समीप अवस्थित मरीना बीच को मानक ऊंचाई रेखा यानी डेटम लाइन माना गया है, जिसके आधार पर ऊंचाई एवं गहराई का मापन किया गया है। और इस तट पर कावेरी नदी चतुर्भुजाकार डेल्टा के निर्माण करती है और इसका डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में चावल का उत्पादन होता है, जिसके वजह से तमिलनाडु को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और जहाँ ऐतिहासिक नगर तंजौर अवस्थित है और तंजौर को राइस कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। वर्तमान में इस डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों का भंडार भी प्राप्त होता है और वेगई के मुहाने पर भारत एवं श्रीलंका के मध्य कई द्वीपों का क्रमिक समूह प्राप्त हुआ है, जैसे कि रामेश्वर द्वीप, कच्छातीबू द्वीप, उसके बाद धनुषकोडी द्वीप, पवन द्वीप आदि हैं, जिनमें से पवन द्वीप वर्तमान में आर्थिक आधिकारिकता श्रीलंका की है। और भारत का धनुष जो कोडी है, भारत का धनुष कोडी एवं श्रीलंका तिलई मन्नार के मध्य राम सेतु प्राप्त होते हैं, इन दोनों के मध्य, और जिसका निर्माण परवाल द्वीपों द्वारा हुआ है माना जाता है। यह द्वीप एवं राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पार्क की खाड़ी से पृथक कर देती है और पार्क की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा बंगाल खाड़ी से जुड़ी हुई है। और मन्नार खाड़ी सागरीय जैव विविधता के प्रचुरता एवं संरक्षण के उद्देश्य से मनेर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित भी की गई है, जहां समुद्री गाय, उसके बाद दुगोंग पाई जाती है और यह अपने आप में दुर्लभ जीव है। मन्नार खाड़ी तट पर अवस्थित तुशुकु को राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में भी चिन्हित किया गया है। कोरोमंडल तट एवं मालाबार तट कन्याकुमारी के समीप एक दूसरे से के विलीन हो जाते हैं और यहाँ पर अस्यातल सूर्य का दर्शन पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। और परमहंस आश्रम एवं विवेकानंद चट्टान के समीप हिलोरे लेते हुए तीन सागर एवं महासागरों के जल राशियां एक दूसरे आलिंगनबद्ध भी हो जाते हैं, जो है जैसे हिंद महासागर, अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी का जल मिश्रित होते हैं यहाँ पर। उसके बाद कावेरी नदी के बारे में देखें तो यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी ताल से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा नाम से मशहूर है कावेरी नदी। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है, जिसकी उत्तरी सहायिका शिमसा है, जिसकी दक्षिणी सहायिका क्रमशः कावेरी नदी, भावनी नदी, नोइल नदी एवं अमरावती है। और कावेरी पर प्रसिद्ध कृष्णराज सागर बांध तथा मेटूर बांध अवस्थित है तथा शिव समुद्र जलप्रपात ओनेकल जलप्रपात भी प्राप्त होते हैं कावेरी नदी पर। अब यह बंगाल खाड़ी में चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जल भी विसर्जित करती है। उसके बाद अब आते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पूर्वी घाट तो देख लें, अब पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट में देखें तो उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर प्राप्त होने वाली पर्वत श्रेणी, जिसे पौराणिक दृष्टि से सह्याद्री भी कहा जाता है, जो ये पश्चिमी घाट है, उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान को समानांतर प्राप्त होने वाली पर्वत श्रेणी, जिसे पौराणिक दृष्टिकोण से सह्याद्री भी कहा जाता है। और उत्पत्ति की दृष्टि से यह प्राचीनतम चारकोनाइट प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। ये प्रायद्वीप है, जिसका पश्चिमी भाग उठा हुआ है और किनारा पश्चिमी भाग उठा हुआ किनारा है, और जो कि हिमालय उत्थान के समय प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से के टूटकर सागर में गिरने से कगार की भांति दिखता है और इसलिए इसे ब्लैक पर्वत भी कहा जाता है, भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। 250 से 300 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ प्राप्त होती है पश्चिमी घाट में। और
जहाँ पादप एवं जंतु प्रजातियों की प्रचुरता एवं विविधता भी पाई जाती है। और मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों के कारण इसकी जैव विविधता के समक्ष संकट पैदा हो गया है, इसलिए इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी चिन्हित भी किया गया है। लोह अयस्क, मैग्नीज, बक्साइड, लेटराइट मृदा से युक्त यह श्रेणी रोपण कृषि के रूप में उपयोग भी की जाती है, जिसे विस्तार की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित भी किया गया है। उत्तरी सह्याद्री, यानी जो उत्तरी सह्याद्री जो है ये दक्कन पठार में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी इसका काल सुबाई है तथा 2 महत्वपूर्ण हिल्स स्टेशन भी है, त्रिम्बकेश्वर एवं महाबलेश्वर ये हिल्स हैं। और दूसरा है मध्य सह्याद्री, यह कर्नाटक पठार में अवस्थित सर्वोच्च चोटी अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। और फिर दक्षिणी सह्याद्री है, ये नीलगिरी से दक्षिण में अवस्थित है। 3 श्रेणियों का समूह जिन्हें दक्षिणी पर्वतीय संकुल भी कहा जाता है इसे दक्षिणी सह्याद्री को, जैसे कि अनामलाई, पालनी एवं इलायची। और अनामलाई पर अवस्थित अनाईमुदी पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। और पालनी पूर्णतः तमिलनाडु में अवस्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवं हिल स्टेशन कोडईकनाल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अनामलाई एवं नीलगिरी पालघाट दरे द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। और इस दरे से होकर कोचीन को चेन्नई से जोड़ने वाला राजमार्ग भी गुजरता है। और इलायची पहाड़ी पर अवस्थित अनुसेनकोटा दरे से त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने वाला राजमार्ग भी गुजरता है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी में आपस में संयुक्त हो जाते हैं। और पूर्वी घाट के बारे में देखें, पश्चिमी घाट देख लें तो पूर्वी घाट के बारे में देखें तो यह प्रीकैम्ब्रियन कालखंड में पूर्वी घाट भूसन्नति के अवसाद के वलन से निर्मित अरावली के समकालीन बलित पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार शिलोंग पठार से लेकर कन्याकुमारी तक प्राप्त होते हैं। और परंतु दीर्घकालिक अपरदन प्रक्रिया के कारण यह श्रेणी अवशिष्ट पर्वत की भांति प्राप्त होती है, जिसके नदियों ने अपर्दित कर विस्तृत यू आकार की घाटियां बनाई है। और इसलिए आज यह विखंडित श्रेणी के रूप में प्राप्त होते हैं पूर्वी घाट। और जैसे कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः उत्तरी सरकार, नलमाला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जवदी, रोबराय और पचेमलाई एवं सिरुमलाई आदि ये विखंडित श्रेणियां हैं। यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यह श्रेणी सघन मानसूनी वनों से आच्छादित भी है। और विभिन्न जनजातियों के निवास से युक्त यह श्रेणी खोंडले लाइट नामक चट्टानों से बनी हुई है, जिससे बक्साइड, चूना पत्थर, बालू का पत्थर आदि की प्राप्ति होती है। और इसी की सर्वोच्च चोटी आरोया कोंडा है। और जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगिरी है। और पूर्वी घाट नीलगिरी में पश्चिमी घाट से संयुक्त हो जाती है। उसके बाद पूर्वी घाट में ही देखें तो नीलगिरी नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है। पश्चिमी घाट में ही नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडाई बेटा है, जिसके समीप अवस्थित ऊटी एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, जिसे उद्गम मंडल भी कहते हैं। और नीलगिरी की अवस्थित 3 राज्यों में होते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी अवस्थित हैं पूर्वी घाट में, नीलगिरी में अवस्थित हैं। और उसके बाद नीलगिरी क्षेत्र में केरल राज्य के अंतर्गत अवस्थित शांति घाटी में भारत की सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। नीलगिरी में 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त शीतोष्ण वनों को नस्ट्रोला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नीलगिरी तथा इसके समीप क्षेत्र में टोडा, इरूला, पुलियाना जैसी जनजातियां निवास करती है। टोडा की अर्थव्यवस्था बफेलो इकोनॉमी कहलाती है। और पश्चिमी घाट की अन्य जनजातियां यहाँ झूम कृषि करती है, जिसे स्थानीय बोलचाल में कुआली भी कहते हैं। और इसके समीप क्षेत्र में की जाने वाली रोपण कृषि के कारण यहाँ की जैव विविधता में कमी भी आ रही है।